देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने हो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर अपने एनडीए गठबंधन के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। तो उसी दिन जिस दिन उपराष्ट्रपति पद को लेकर वोट डाले जाएंगे उसी दिन दिल्ली में होने जा रहा है एनडीए गठबंधन के मंत्रियों का जोरदार तरीके का विरोध। बताएंगे कैसे अमित शाह के खिलाफ ठगने का आरोप लगाते हुए एनडीए गठबंधन के मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिरकार अजीत पवार के सहयोगी पर हो गई है बड़ी कार्रवाई। बताएंगे क्या बीजेपी के साथ और बढ़ने वाली है खटास दोस्तों। इसी के साथ में देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की ओर से एक वीडियो मैसेज भेजते हुए एनडीए गठबंधन में सेंधमारी के बड़े प्रयास किए गए हैं दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी जानकारी। इसी के साथ में बताएंगे क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग भाजपा का ऑफिस बन गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अब अखिलेश यादव की पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। अमित शाह पर लगे हैं गंभीर आरोप दोस्तों, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे के तैसे बनी हुई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके के किए जा रहे थे प्रयास है करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी इस बार बड़ा खेला करने की स्थिति में है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में पंजाब के किसानों को लेकर बाढ़ के खिलाफ उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए जय किसान जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव होने से पहले इंडिया गठबंधन के बन जाने के बाद स्थिति एकदम साफ हो गई थी कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी को 2024 के चुनाव में हराने के लिए मैदान में उतर चुका है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हाथ पैर मारते हुए सारी छोटी बड़ी सभी पार्टियों को अपने साथ में लाने की कोशिश की दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी एक एक विधायक और सांसद वाली पार्टी को अपने साथ में जोड़ने लगी ताकि एनडीए गठबंधन की जब बैठक हो तो उसमें एनडीए गठबंधन एक बहुत बड़ा दिखाई दे, यानी इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए गठबंधन में काफी ज्यादा लोग हैं, इस तरीके के दिखाने की कोशिश करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई छोटी पार्टियों को अपने साथ में शामिल किया था दोस्तों। ऐसी कई सारी पार्टियों में दोस्तों एक पार्टी थी त्रिपुरा की त्रिपुरा मोथा पार्टी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2024 में अपने साथ में लाने का प्रयास किया दोस्तों। इस दौरान त्रिपुरा मोथा पार्टी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई और उसके बाद बीजेपी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आदिवासी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी त्रिपुरा मोथा पार्टी के बीच में एक समझौता होता है दोस्तों। इस समझौते के तहत बीजेपी की सरकार ने आश्वासन दिया कि त्रिपुरा के अंदर जो आदिवासी समाज है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, यानी बहुसंख्यक आबादी आदिवासी समाज की है दोस्तों, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। भाजपा सरकार ने समझौते के तहत वादा किया था कि आदिवासी समाज के इतिहास, भूमि अधिकार यानी लैंड राइट के साथ साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा, पहचान, संस्कृति, भाषा से जुड़े मुद्दे पर समयबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। और इसके बाद वादा किया गया था कि TTAADC को सशक्त किया जाएगा, यानी वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है आदिवासी समाज के लोगों की, उनको और ज्यादा कई सारे पावर दिए जाएंगे, जिसके तहत आदिवासी समाज के लोग अपना उत्थान कर पाएंगे दोस्तों। हालांकि ये सारे वादे झूठे निकले, एक साल हो गया और अभी तक इस वादे पर कोई चर्चा नहीं हुई दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम में जब समझौता किया था तो बीजेपी की जरूरत थी कि वो त्रिपुरा मोथा पार्टी को अपने साथ में लेकर आए और अब भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा मोथा पार्टी के समझौते को तोड़ रही थी दोस्तों। इसके बाद अब आदिवासी समाज से जुड़ी हुई पार्टी त्रिपुरा मोथा पार्टी ने ऐलान किया है कि जिस दिन यानी 9 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति पद को लेकर संसद के अंदर वोट डाले जा रहे होंगे, उसी वक्त त्रिपुरा मोथा पार्टी जोरदार तरीके से विरोध करेगी और इस दौरान एनडीए गठबंधन के मंत्री भी इस विरोध में शामिल होंगे दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो ये विरोध अमित शाह के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ने समझौता किया था और उस समझौते पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं और पूरी तरीके से समझौते को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि त्रिपुरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्युत देव वर्मा इसमें मौजूद रहेंगे और जंतर मंतर पर जोरदार तरीके से आंदोलन करते हुए भाजपा सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और इसकी टाइमिंग जो है दोस्तों वो काफी इंटरेस्टिंग है, यानी एक और एनडीए गठबंधन के लोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर वोट डाल रहे होंगे और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की एक पार्टी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए उसी दिल्ली में संसद भवन से कुछ ही दूर भाजपा का विरोध कर रही होगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये एनडीए गठबंधन में फूट नहीं है बल्कि सबसे बड़ा कलेश है जिसे मोदी मीडिया वाले छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके उभर कर सामने आ जाता है दोस्तों। कुछ ही दिन पहले यानी 4-5 दिन पहले ही तमिलनाडु की एक पार्टी एनडीए गठबंधन की बीजेपी से अलग हो गई थी दोस्तों, दिनाकरण की पार्टी AMM के, उससे लेकर मीडिया में भी कुछ खास चर्चा नहीं हुई। और अब ये त्रिपुरा मोथा पार्टी जिसके मंत्री हैं बीजेपी सरकार में दोस्तों, वे लोग आकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा। इसी बीच सुदर्शन रेड्डी की ओर से भी बड़ा मैसेज जारी कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि
भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सुदर्शन रेड्डी ने एक मैसेज जारी करते हुए वीडियो क्लिप शेयर किया है। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में सुदर्शन रेड्डी कहते हैं कि माननीय सदस्यगण, मैं आपसे सब कुछ कहना चाहूंगा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव 2 से 3 दिन में होने वाले हैं। मेरी सभी से दरखास्त है कि देश हित में सोच समझकर मतदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे या आपके हित में नहीं बल्कि पूरे देश के हित में होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। यानी उनका निशाना है एनडीए गठबंधन के सांसद। दोस्तों, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के सांसदों, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो हम साथ में मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे। जबकि बीजेपी का जो उम्मीदवार है दोस्तों सीपी राधाकृष्णन, वो तो कोई बयान तक नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और कोई विजन नहीं बता पा रहे कि वो क्या करेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो। ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार एकदम आश्वस्त है। उन्हें लग रहा है कि वो जीत ही जाएंगे, जबकि पता नहीं है कि पूरा खेला हो सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है जिसमें पार्टी ने बोल दिया और सांसद जाकर वोट डाल आएंगे। ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है जिसमें पार्टी की कही बात किसी सांसद पर लागू नहीं होती है, यानी कोई विप लागू नहीं होता है। सांसद अपने मन से वोट डाल सकते हैं और किसी को भी वोट डाले, पार्टी उस पर कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने वोट डाला है और अगर पता भी चल जाए तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए एकदम ओपन इलेक्शन है। दोस्तों, देखते हैं इसमें कितने सांसद मिलकर खेला करेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सांसद से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा है इंडिया गठबंधन। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ। दोस्तों, जब बना जोरदार दबाव तो आखिरकार एनडीए गठबंधन की पार्टी पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र के सोलापुर में डीएसपी के पोस्ट पर तैनात आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच में बातचीत का वीडियो वायरल हो गया था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के नेता की जमकर आलोचना हुई। लोगों ने अजित पवार से सवाल पूछा कि अजित पवार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक ईमानदार अफसर को धमकी दे रहे हैं और अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं और अपने नेताओं को खनन करने की इजाजत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से अनैतिक है, गैर कानूनी है और इस पर तो अब तक अजित पवार के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। दोस्तों, और अजित पवार पर कार्रवाई तो छोड़िए, अजित पवार का समर्थक जिसने फोन लगाया था दोस्तों, वो आईपीएस को हटाने के लिए यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर देता है और कहता है कि इनके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, इनकी रिपोर्ट निकालिए, इन पर कार्रवाई करिए। इसके बाद जब वो लेटर भी वायरल हो गया तो अजित पवार को लोगों ने और निशाने पर लेना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ये कैसे एक ईमानदार आईपीएस के पीछे पड़ गए हैं, इन्हें सत्ता का घमंड हो गया है। इसके बाद अजित पवार की पार्टी पर दबाव बना तो अजित पवार की पार्टी का वो नेता जो जांच की मांग करते हुए लेटर लिख रहा था दोस्तों, उसने माफी मांगी है। हालांकि माफी से काम नहीं चला तो फिर एक कदम और आगे बढ़कर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, जो जानकारी है उसके अनुसार आईपीएस अंजना कृष्णा से अजित पवार की बातचीत कराने वाले एनसीपी के नेता पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अब तक कोई और देश होता तो अधिकारी के काम में बाधा डालने पर उनके समर्थक नहीं बल्कि अजित पवार के ऊपर एक्शन होता, अजित पवार पर एफआईआर होती। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से एक अधिकारी को फोन करके धमकी देना और उसे काम करने से रोकना, ये तो साफ तौर पर सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों, इस पर बीएनएस के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले अजित पवार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि अगर अजित पवार के समर्थक पर एक्शन हो रहा है और अजित पवार को छोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है बढ़ना। अजित पवार को सबसे पहले अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे अधिकारी को हड़काने से जुड़े मामले को लेकर दोस्तों राज्य की जिम्मेदारी लोगों ने इनको दी है और ये इलीगल खनन करवाने में अपने लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और जो कानून का पालन करवाने वाला अधिकारी है उसको धमका रहे हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताइए अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर विपक्ष के किसी राज्य से ये खबर सामने आ जाती तो मीडिया वाले अब तक चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे पड़ गए होते। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का बैक ऑफिस बन गया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि ईसी ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी भी देना बंद कर दिया है। मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता सूची में से नाम हटाए गए थे। इसको लेकर जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने शुरुआत में कुछ दस्तावेज जरूर दिए लेकिन अब अहम सबूत देने से इंकार कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर कठोर टिप्पणी की गई है दोस्तों। और बीजेपी का दफ्तर है, चुनाव आयोग का दफ्तर इस तरीके से निशाना साध रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले में? अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर अमित शाह का मानो ऐसा ही काम है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला बुलाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का या फिर गठबंधन बनाने का ऑफर देना। दोस्तों,
ऐसे ही अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने रविवार को एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों, शिवपाल जी कहते हैं कि बीजेपी में शामिल होने और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको ऑफर दिया गया था। यह ऑफर भी बीजेपी के किसी प्रदेश स्तरीय नेता ने नहीं दिया था, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार में नंबर 2 नेता अमित शाह की ओर से दिया गया था। दोस्तों, यानी अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को तोड़ा जाए, चाचा शिवपाल को साथ में लेकर आया जाए। और आप लोग जानते हैं कैसे कैसे ऑफर दिए गए होंगे। दोस्तों, मंत्री पद तो वो खुद बता रहे हैं, बाकी और भी ऑफर होंगे। और आप लोग जानते हैं कि शिवपाल यादव बीच में अखिलेश यादव से अलग होकर खुद की पार्टी प्रसपा चला रहे थे, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चला रहे थे। बाद में वापस समाजवादी पार्टी में आ गए और यही बड़ा कारण था कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश से पटकनी दी। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव अपने पार्टी के प्रति काफी वफादार है दोस्तों, और वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और हमेशा से उन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, आगे भी वो जरूर इसी भूमिका में दिखाई देंगे। अमित शाह बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास उनका उत्तर प्रदेश में सफल होता समाजवादी पार्टी के मामले में तो दिखाई दे नहीं रहा। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अगर दोस्तों देश के अंदर कोई नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ ले या बीजेपी के नेताओं से पूछ ले कि आखिर ट्रंप बार बार भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो उस पर भारत की सरकार या नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही, उस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा, क्यों नहीं अमेरिका के ऊपर ही टैरिफ लगा दिया जा रहा है, तो इस पर कोई बयान सामने नहीं आ रहा। दोस्तों, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो टैरिफ लगा रहा है उसमें ट्रंप की गलती है और बीजेपी के लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब इस मामले को लेकर जापान से एक ऐसा एग्जाम्पल सामने आया है दोस्तों, जिस पर भाजपाइयों को विचार करना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना अपराध है, जबकि दूसरे देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा भी दे रहे हैं। दोस्तों, दरअसल जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इशिबा जी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। कुल मिलाकर दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से सवाल पूछने चाहिए बीजेपी के लोगों से। दोस्तों, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो तो सवाल पूछने पर भी उकसने लगते हैं, यानी बौखला जाते हैं, जबकि जापान का प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे रहा है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार से पूरा सवाल पूछा जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें फेमस वेब सीरीज है पंचायत। दोस्तों, आप सभी लोगों ने पंचायत देखा होगा। पंचायत के अंदर जो प्रधान होता है, प्रधान असली में उनकी पत्नी होती है और जो पुरुष होता है वो अपनी पत्नी के प्रधानी होने के फायदे उठाते हुए खुद ही प्रधानी से जुड़े सारे काम करता है दोस्तों, यानी जिसे प्रधान पति कहकर पुकारा जाता है कि असली में तो सरकार के डॉक्यूमेंट पर और चुनाव में जीता हुआ व्यक्ति कोई महिला होती है, जबकि उनका पति उस भूमिका को निभा रहा होता है। ऐसा ही पंचायत वेब सीरीज में होता था, लेकिन अभी बीजेपी के अंदर चल रहा है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक फोटो विवाद का कारण बन गई है। दरअसल हुआ यह कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7 सितंबर को बीते दिन एक आधिकारिक बैठक बुलाई। दोस्तों, इस बैठक को वो शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाती है। सीएम के बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। दोस्तों, इस तस्वीर में सीएम के पति भी उनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी सामने से जानकारी दे रहे हैं और उन्हें कुछ बता रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि स्वयं काबिलियत नहीं है, इसीलिए सीएम के पति जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका काम है मीटिंग लेना, लेकिन उनके पति सरकार की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, उस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं जिसमें बैठने का अधिकार केवल उन लोगों को होता है जिन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली होती है। दोस्तों, जिनको ये बोला जाता है कि वो सीक्रेसी ऑफ ऑफिस मेंटेन रखे, यानी उनके ऊपर किसी कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। यानी अगर कोई अधिकारी गलत जानकारी या फिर बैठक में की गई जानकारी जो एकदम खुफिया जानकारी है वो लीक कर दे, तो उसके खिलाफ ऑफिस ऑफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर रेखा गुप्ता के पति बैठे हुए हैं जिनके पास ना तो कोई संवैधानिक जिम्मेदारी है, ना कोई किसी और प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद वहां बैठकर सरकार की नीति निर्धारण में सहयोग कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये एक बहुत बड़े लापरवाही से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। रेखा गुप्ता की सरकार के 6 महीने होने के बाद आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, ये भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलते हैं बिहार की तरफ। नई अपडेट सामने आई है जहां पर नीतीश कुमार एक नारे के साथ बिहार के अंदर गली गली कूचे में जाकर रोड शो, सभा और हर तरीके के कार्यक्रम करते हुए लोगों को साथ में आने की अपील करते हुए नारा लगा रहे हैं कि 25 से 30 और चाहिए नीतीश, यानी 5 साल और नीतीश सरकार की मांग की जा रही है। एनडीए गठबंधन वाले एक बैठक बुला रहे थे। दोस्तों, इस बैठक में एनडीए गठबंधन के सारे लोग मौजूद
मौजूद है। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 202 विधानसभा क्षेत्र बिहार का राजपुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, जहां पर संवाद कार्यक्रम जारी है। एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा है दोस्तों। यहाँ पर नीतीश कुमार, उनके साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी मौजूद है और सारे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, यानी एक से एक तुर्रम खान जो बीजेपी के या एनडीए गठबंधन की आप बोल सकते हैं दोस्तों, वो लोग बैठे हुए हैं और एक छोटी सी सभा हो रही है। इसमें भी इनसे भीड़ नहीं जुटाई गई। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों के सामने मंच लगा हुआ है और पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और ये नीतीश कुमार की रैली का हाल है दोस्तों। जो नीतीश कुमार तथा कथित तौर पर बिहार के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है बकौल बीजेपी के नेता और एनडीए गठबंधन के नेता। दोस्तों सबको पता है कि नीतीश को अब देखने के लिए कोई नहीं आता। नीतीश का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। लोग चाहते हैं कि नया चेहरा आना चाहिए, युवा चेहरा आना चाहिए जो बिहार को आगे लेकर जाए, बिहार को अगले 20 साल तक एक नई दिशा में लेकर जाए और तेजी से लेकर जाए। युवा एनर्जी के साथ काम करे, इस तरीके से थकी हुई सरकार की तरह काम ना करे जैसा कि बिहार में एनडीए गठबंधन के लोगों पर आरोप लग रहे हैं। दोस्तों दो शब्द इस मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के बाद अब पूरे देश के अंदर एसआईआर लागू करने को लेकर एक बड़ा दावा चल रहा है। दोस्तों जो खबर है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और शुरू के महीने में ही चुनाव हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर एसआईआर कराने को लेकर तैयारी कर रहा है, जिससे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच में राजनीतिक घमासान फिर से छिड़ सकता है। आपको बता दें कि पूरा मामला कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जहां पर 10 सितंबर को दिल्ली के अंदर मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठकें होने वाली है। इसमें सभी राज्यों के ईसी मौजूद रहेंगे दोस्तों और उसके बाद चर्चा के बाद हो सकता है कि कुछ बड़ा ऐलान भी कर दिया जाए। बिहार को लेकर जो चुनौतियां सामने आई थी उसको एक रोड मैप की तरह तैयार करके इन सारे राज्यों के चुनाव अधिकारियों को जानकारी देकर इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए बोला जाए, यानी पूरे देश भर के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को करने के लिए बोला जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बिहार को लेकर एसआईआर करने के बाद चुनाव आयोग पहले से ही सवालों के घेरे में है दोस्तों। बार बार चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछे जाते हैं और बार बार उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चाहते हैं कि इस मामले पर पूरे देश भर के अंदर अब चर्चा हो ताकि पूरे देश भर में कराने का ऐलान किया गया है, एसआईआर करवाने का ऐलान किया गया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। यह दिलचस्प खबर इसलिए है क्योंकि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजू जनता दल के संभावित रुख के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विचार सुनने के एक दिन बाद पार्टी के अध्यक्ष और उड़ीसा के विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक दिल्ली 4 दिनों के लिए पहुंचे हैं दोस्तों। यानी उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा उसमें बीजू जनता दल एक बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि बीजू जनता दल के पास लगभग 7 अभी सांसद हैं जो राज्यसभा से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ऐसे में अच्छा खासा नंबर है। बीजू जनता दल से मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर बातचीत की थी दोस्तों और उसके बाद उम्मीद जताया जा रहा है कि नवीन पटनायक हो सकता है बीजू जनता दल का समर्थन इंडिया गठबंधन के अलायंस के उम्मीदवार को कर दे दोस्तों। और वैसे भी बी सुदर्शन रेड्डी की खुद की छवि है और ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता है तो दूसरी पार्टी सपोर्ट करने के लिए हिचकिचाएगी। वो तो एक निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार है दोस्तों, उनको इंडिया गठबंधन सपोर्ट कर रहा है और वो ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो तो भारत के जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और भारत के संविधान को पूरी तरीके से जानते हैं, इसीलिए उनसे अच्छा कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर बिठाया जाना संभव नहीं है जो भारत के कानून की दिशा तय करता है, यानी राज्यसभा से कानून बनता है दोस्तों और कानून को पूरी तरीके से जानते हैं जज साहब। तो उनकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए राज्यसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सारी बातें उनके मन में यानी नवीन पटनायक जी के भी मन में होगा दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता ने विवादास्पद बयान दिया है दोस्तों। टीएमसी के नेता ने बीजेपी के विधायक पर तेजाब डालने की धमकी दी है। शनिवार शाम को बंगाल भाषर प्रवासियों पर अन्य राज्य में कथित तौर पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की ओर से टिप्पणी की गई है दोस्तों। उन्होंने बीजेपी के नेता के ऊपर तेजाब फेंकने की धमकी दी है, जिसे लेकर भाजपाई भड़क गए और इसे पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और राज्य के अंदर ममता बनर्जी की सरकार में कानून का इकबाल खत्म होना बताया गया है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में असदुद्दीन ओवैसी को रेवंत रेड्डी ने फोन लगाया और कहा कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी को समर्थन करिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्योंकि लोकसभा के सांसद है तो आपका भी वोट है, तो कृपया आप इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी को वोट दीजिए। इसके बाद दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि उन्होंने फैसला लिया है कि वो इंडिया अलायंस की ओर से आगे किए गए आंध्र प्रदेश से आने वाले सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन करेंगे और फोन करके रेवंत रेड्डी ने समर्थन मांगा
दोस्तों और ओवैसी समर्थन देने के लिए तैयार है, यानी लॉजिकल भी यही है कि वो इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे, क्योंकि जज साहब मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सारे वोट इस बार इस तरीके से डलेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा खेला देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव में। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव बोले, कहा दुनिया में इकलौता कानून जीएसटी होगा जिसमें सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। सवाल यह है कि अब तक सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? स्लैब कम हो जाने से मुनाफा और महंगाई कम नहीं होगी। यानी अखिलेश यादव का मानना है कि स्लैब में कमी आने के बावजूद जो रेट है वो घटेंगे नहीं, क्योंकि जिन लोगों को फायदा लेना है वो रेट वैसे भी कम नहीं करेंगे। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के जम्मू और कश्मीर इकाई के अध्यक्ष और मौजूदा विधायक महराज मलिक के द्वारा डोडा जिले के कैंचा गांव में एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र को क्षतिग्रस्त इमारत से दूसरे परिसर में स्थानांतरित करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों इस कदम के बाद 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 5 सितंबर को अपने फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारण किया गया था। इस दौरान विधायक महराज ने ठाठरी ब्लॉक के केचा स्थित स्वास्थ्य केंद्र को सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में एक निजी इमारत में स्थानांतरित किया। दोस्तों इसके बाद वहां पर एक स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इसे लेकर आपत्ति जता दी और उसके बाद प्रशासन ने मामले पर कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज किया है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के वर्कशॉप में प्रधानमंत्री मोदी अंतिम पंक्ति में बैठे, इस तरीके का दावा करते हुए भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के खासकर बीजेपी के युवा नेताओं को आगे करना चाहते हैं, इसीलिए पीछे जाकर बैठ गए मीटिंग में। तो सबने फिर सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि अब तो 17 तारीख को प्रधानमंत्री 75 साल के होने वाले किसी बीजेपी के युवा को आगे कर दीजिए प्रधानमंत्री जी और उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए, तब मानेंगे कि आप बीजेपी के युवाओं की कम से कम चर्चा या उसके हित के बारे में सोचते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिखता है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।